नमस्कार, मैं उनसैनी। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। आज 21वीं सदी में भी जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं वो आज भी घट नहीं रहे बल्कि बढ़ ही रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज देवभूमि न्यूज में हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट प्रभात बिष्ट जी। धन्यवाद। जैसे जो महिलाओं के प्रति अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, कई प्रकार के हैं, तो इसमें महिलाओं का अधिकार क्या है? पिछले कुछ समय से महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार की हिंसाएं बढ़ी हैं। कुछ आंकड़े हैं जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बनाए गए हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। तो उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के अपराध के मामलों में महिलाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब हम बात करें, हम उत्तराखंड में हैं, तो उत्तराखंड में ही मैं आपको बात करता हूँ कि कुछ आंकड़े हैं जो एनसीआरबी के मैंने खुद निकाले थे। उसमें जो दुष्कर्म के मामले हैं, दुष्कर्म के मामलों में 2020 में जहां महिलाओं के प्रति 487 अपराध हुए थे, वहीं सीधे 2021 में ये मामले सीधे 534 हो गए। यानी आप देख सकते हैं कि लगातार मामले बढ़े हैं। उसके बाद अपहरण का मामला है। अपहरण के मामले में 2020 में ये शुरुआती जो 5 महीने हैं, जनवरी से लेकर मई तक के, ये उसके आंकड़े। तो 2020 में जो अपहरण के मामले हैं वो 349 यानी 349 मामले महिलाओं के प्रति दर्ज किए गए थे। और वही आते आते 2022 की शुरुआत के 5 महीनों में 402 हो गए। तो आप ये देखिए कितने बड़े मामले बढ़े हैं। घरेलू हिंसा की बात करिए, घरेलू हिंसा के मामले भी लगातार बढ़े हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे जो घरेलू हिंसा के महिलाओं के प्रति अपराध हुए वो कम हुए, लेकिन फिर भी उनमें बढ़ोतरी हुई है। 2019 के आंकड़े मैं आपको बताता हूँ, 644 आंकड़े थे जो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। 644 मामले दर्ज हुए थे और 2020 में 668 मामले महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के दर्ज हुए। हाँ, 2021 आते आते ये मामले थोड़ा कम हुए और इसमें 519 मामले महिलाओं के प्रति दर्ज हुए थे। थोड़ा लोग कुछ हद तक तो जागरूक हैं, लेकिन नहीं, अभी भी सारे जो हमारा समाज है, ये सारा समाज फिर भी ये सोचता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं हमारे बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं आज भी पुरुष प्रधान को माना जाता है, पुरुष प्रधान देश या पुरुष प्रधान राज्य क्षेत्र को माना जाता है, और महिलाओं के प्रति हिंसा बिल्कुल भी नहीं रुकती है। तो ये कुछ आंकड़े मैंने आपको जो बताए एनसीआरबी के आंकड़े थे उत्तराखंड के अंतर्गत। ऐसे ही आजकल एक नया चला है, वो है ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। अब उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन जो सेक्सुअल हैरेसमेंट महिलाओं के प्रति बढ़े, उसमें भी मामले काफ़ी दर्ज हुए हैं। 2022 के जो मामले हैं मैं आपको बताऊं, 2022 में जनवरी से लेकर मई तक के मामले हैं, 27 मामले दर्ज हुए थे। हाँ, लेकिन पिछले साल थोड़ा सा मामले ज़्यादा थे। 2021 में ये मामले थे 33 मामले दर्ज हुए थे और 2019 में 23 थे। तो कहीं न कहीं महिलाएं ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी शिकार हो रही है। उसके लगातार आईटी एक्ट के मुकदमे दर्ज होते हैं। तो समाज को थोड़ा-सा ये सोचना चाहिए कि महिला भी इसी समाज का हिस्सा है, और प्रत्येक पुरुष को या पुरुष के साथ-साथ उसका जो परिवार है, महिलाओं के प्रति किसी प्रकार की हिंसा ना करे। जो आपने ये बताए हैं आंकड़े सभी, और जो उत्पीड़न महिलाओं के प्रति ऐसे-ऐसे होते हैं, तो इसमें धाराएँ कौन-कौन सी होती है और महिलाएं कैसे अपना बचाव कर सकती हैं? देखिए क्या है कि भारत में महिलाओं के विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं। उसमें से कुछ अधिकार हैं जो मैं आज आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ इसमें, आपके चैनल के माध्यम से। और सभी महिलाओं को इस बात से जागरूक भी होना चाहिए कि उनके क्या-क्या अधिकार हैं। देखिए, सबसे पहला अधिकार है आपका कि आपको अगर बाय द वे कोई भी व्यक्ति, आपका आस-पड़ोस या आपका कोई दोस्त, नाते रिश्तेदार, कोई बॉस क जहाँ पे आप काम करते हैं या सड़क पे चलते हैं, कोई व्यक्ति, कोई भी अगर आपको परेशान कर रहा है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको 1091 में कॉल करनी है। 1091 ये पूरे भारत में एक नंबर है। ये महिला हेल्पलाइन का नंबर है, वुमेन हेल्पलाइन। आप इसमें कॉल कीजिए। दूसरा कानूनी अधिकार है मेंटेनेंस का। कोई भी महिला, कोई भी लड़की जब किसी व्यक्ति पुरुष से शादी करती है, तो वो उस पुरुष की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो इस महिला को सँभाले, उसका भरण-पोषण करे, उसका हर प्रकार से उसकी वो इच्छा पूरी करे जो जायज़ है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि आज भी कई रूरल एरियाज़ में, कई पिछड़े समाज में ऐसी महिलाएँ हैं, जिन्हें एक छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है, और पति उन चीज़ों को भी पूरा नहीं करते हैं। बहुत ही मतलब विकट स्थिति ऐसे आ जाती है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक अधिकार बना है मेंटेनेंस का। सेक्शन 125 सीआरपीसी है। आप उसके तहत न्यायालय में 125 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, और अपने अधिकारों के लिए, अपने गुजारा भत्ते के लिए आप उस केस को दाखिल करके अपना गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका कोई बच्चा है, लड़का है चाहे वो लड़की है, आप उसके लिए भी भरण-पोषण माँग सकते हैं। ये भी आपका कानूनी अधिकार है, तो इससे भी आप लोग को अच्छी तरह वाकिफ़ रहना चाहिए। तीसरा जो हमारा कानूनी अधिकार है
वो है हमारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस अक्सर हमने देखा है कि महिलाएं जितनी भी होती है वो अपने परिवार में कई बार घुट-घुट के जी रही होती है। उसका कारण ये होता है कि उसके परिवार वाले उसके जो सास-ससुर होते हैं, पति होते हैं, कई बार पति भी इसमें लिप्त होते हैं, ननद होते हैं, जेठ-जेठानी, वो उन पे विभिन्न प्रकार की महिलाओं पे घरेलू हिंसा कर रहे होते हैं। घरेलू हिंसा में कुछ भी हो सकता है, बात-बात पे ताने देना और उसे किसी चीज़ के लिए ऐसा कहना कि उस महिला की गरिमा भंग हो रही हो, उसका समाज में रहना मुश्किल हो, या अपने घर के ही अंदर विभिन्न प्रकार की हिंसाएँ किसी प्रकार की हो सकती है, मारपीट हो सकता है। ऐसी महिला जो हर प्रकार से पीड़ित है मानसिक, शारीरिक रूप से, वो घरेलू हिंसा आती है। तो घरेलू हिंसा के तहत भी आप सेक्शन 12 है, 18 है, 19, 20, 21, 22 जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 उसके अंतर्गत ये बताया गया है। साथ ही इसकी एक नियमावली है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006, उसके अंतर्गत भी महिलाएं अपना वाद दाखिल कर सकती है। अगला जो हमारा कानूनी अधिकार है, अगले कानूनी अधिकार है हमारा दहेज उत्पीड़न से बचने के लिए। ये आता है सेक्शन 498 ए आईपीसी। इसमें क्या होता है, भारतीय दंड संहिता जो है हमारी, उसमें ये इस सेक्शन में स्पष्ट बताया गया है कि अगर किसी भी महिला को उसके परिवार में यानी उसके पति जिसके साथ वो शादी करके आई या अन्य सदस्यों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो वो इस सेक्शन के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा दर्ज करवा सकती है। अदरवाइज नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। आजकल हमने देखा है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लोग आज भी अपना ये मान लीजिए कि दहेज उत्पीड़न के मामले में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हम सुनते रहते हैं। कई जगह महिलाएं आत्महत्या कर देती है, कई जगह उन्हें जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो महिलाएं अगर कभी भी इस प्रकार की समस्या से पीड़ित है तो वो 498 आईपीसी के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवा सकती है। अगला जो हमारा कानूनी अधिकार है वो है कि पति की संपत्ति में अधिकार। अगर किसी महिला और पुरुष के बीच कोई बात नहीं बन रही है और एक ऐसा समय भी आता है कि जब वो लोग अलग होने का निर्णय लेते हैं, तो वो डाइवोर्स का निर्णय लेते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि पति पत्नी को डाइवोर्स देने के लिए तैयार तो रहता है, लेकिन उसे कुछ देना नहीं चाहता है। लेकिन ये देखिए, ये कानून में साफ कहा गया है कि अगर पति किसी महिला को अपने साथ विवाहित स्त्री के तौर पर अपने साथ लाया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसे रखे। लेकिन जब वो अलग होते हैं तो महिला का अधिकार है कि वो अपने पति की संपत्ति में भी अधिकारी होगी। पति ने जो कमाया है वो उसमें से उसे कुछ हिस्सा देगा, उसके भरण पोषण के लिए देगा, ताकि वो अपने पति से अलग होने के बावजूद भी, जो कानून तरीके से जब अलग हो जाएगी उसके बावजूद भी वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। अगला हमारा कानूनी अधिकार है वो है हमारा अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार। हमने देखिए पहले के समय पे एक समय था जब महिलाएं शादी करके दूसरे घर में चली जाती थी और जो पिता की संपत्ति होती थी, पिता की संपत्ति में अक्सर लड़कों को ही हक दिया जाता था। उसमें उनके चाहे एक बेटा हो चाहे 4 बेटे हो, चारों को बराबर मिलेगा, लेकिन कभी भी किसी महिला की पूछ नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जिसमें महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में भी अधिकार मिलता है। उनके पिता की स्वअर्जित संपत्ति होती है, उसमें भी वो उन्हें अधिकारी हैं। अगला जो हमारा कानूनी अधिकार है वो महिलाओं के वर्क प्लेस से संबंधित है। कोई भी महिला सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही उस स्थान पर कार्य कर सकती है जहाँ पे वो कर्मचारी नियुक्त हुई है। उसके बाद किसी भी महिला को विवश नहीं किया जा सकता है कि आप 1 घंटा और रुकिए, 2 घंटा और रुकिए। उसे वहाँ पे 6 से सुबह मॉर्निंग 6 से और इवनिंग 7 बजे तक ही वो काम करेगी। लगातार 5 घंटे के बाद किसी भी महिला को ब्रेक दिया जाएगा। ये नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे काम करवा रहे हैं, 5 घंटे काम करा रहे हैं, 10 घंटे नहीं, 5 घंटे के बाद आपको उसको ब्रेक देना ही पड़ेगा। अगला जो हमारा अधिकार है वो है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया कि कोई भी महिला जब उन्हें डॉक्टर द्वारा गर्भावस्था के समय पर ये बता दिया जाता है कि आपके इतने समय में, जैसे हमने देखा है कि उन्हें तारीख दे दी जाती है कि लगभग इस समय पर आपकी डिलीवरी होनी है, तो डिलीवरी से 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद आप छुट्टी ले सकती हैं, अपने कार्यस्थल से अवकाश ले सकती हैं और वो अवकाश निःशुल्क नहीं होगा, आपको बाकायदा उसकी सैलरी दी जाएगी। कोई भी संस्थान आपको मना नहीं कर सकता है कि आपको सैलरी नहीं देंगे, आपको छुट्टी लेनी ले लो, ऐसा नहीं होगा। आपको छुट्टी भी मिलेगी। आप 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद डिलीवरी के समय पर आप छुट्टी ले सकते हैं। और हाँ, ये भी उसमें कंपल्सरी कहा गया है कि आपसे कोई भारी सामान नहीं उठाया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो ये भी महिला का कानूनी अधिकार है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि गर्भावस्था के समय पर छुट्टी नहीं लेती हैं, क्योंकि उन्हें उस समय या उनके परिवार की जैसी स्थिति होगी उस समय उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। अगला जो कानूनी अधिकार है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी महिला को, बाय द वे वो किसी क्षेत्र में या किसी भी
अपराध में वांछित अभियुक्त है या अभियुक्ता है, तो पुलिस सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आपको सूर्य उदय होने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और हाँ, उसे जो भी गिरफ्तार करेगा वो महिला अधिकारी या महिला कर्मचारी ही होनी चाहिए। महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस कर्मचारी, कोई भी पुरुष कर्मचारी जो पुलिस होगा वो उसे गिरफ्तार नहीं करेगा। एक चीज़ और है, जो आपका जो वर्क प्लेस होता है, वर्क प्लेस में अक्सर हमने देखा है कि कई छोटे-मोटे संस्थानों में क्या होता है कि एक ही टॉयलेट होता है। उस टॉयलेट में मजबूरन कई बार ऐसा होता है कि उसे पुरुष व्यक्ति भी यूज़ कर रहा होता है, महिला भी यूज़ करती है। तो आपका ये कार्य है कि आप उस संस्थान में अगर काम करती हैं, तो आप वहाँ पे बेहिचक उन्हें बोल सकते हैं कि महिला टॉयलेट वो बनाएँगे। महिला टॉयलेट होना अलग से कंपल्सरी पार्ट है। उसके लिए आपको विवश नहीं किया जाएगा कि आप एक ही उसमें जाएँ, जिसमें पुरुष यूज़ करता है उसमें महिला भी यूज़ करे। तो देखिए, मेरा आपको ये अधिकार जो आपको कानूनी अधिकार बताए हैं, इनको बताने का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति, जो उसको राइट्स दिए गए हैं, उनके प्रति सजग रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार के हमारे लिए भारतीय संविधान में कानून बनाए गए हैं और हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, इनमें विभिन्न प्रकार के ऐसे धाराएँ हैं, जिनमें अगर महिला कोई चीज़ विवश होकर झेल रही है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकती है। समाज में विभिन्न तरह की एनजीओज़ हैं, संस्थाएँ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य कर रहे हैं। विभिन्न ऐसी महिलाएँ हैं, जो शायद न्याय पाने के लिए न्यायालय की पहुँच से बहुत दूर होती हैं। वो न्यायालय में जाने में डरते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो खुल के अपनी बातों को बता नहीं पाती है, पहली बात। दूसरा, आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं। कई महिलाओं के पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो न्यायालय तक एक न्याय की पहुँच के लिए पहुँच पाएँ। तो देखिए, उसके लिए क्या है कि एक एसएलएसए होता है, डीएलएसए होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में जो आपका जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, आप वहाँ जाइए। वहाँ पर्टिकुलर एक ऑफ़िस बना होता है, कार्यालय बना होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। वहाँ आप एक सामान्य सी एप्लीकेशन देके, आपको कोई वकील हायर नहीं करना, कोई व्यक्ति हायर नहीं करना। अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी आती है, तो लिख दीजिए, नहीं लिखनी आती है, आप अपने किसी चिर परिचित से वो एप्लीकेशन लिखवाइए। आप उस प्रार्थना पत्र को लिखवाइए, आवेदन पत्र को लिखवाइए। उसमें ये लिखा जाएगा कि मैं इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज करना चाहती हूँ या मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ, मुझे वकील चाहिए। निःशुल्क वकील आपको मिलेगा। आपको अधिवक्ता मिलेंगे, जो वहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पंजीकृत अधिवक्ता होंगे। निःशुल्क वकील मिलेंगे, आपसे ₹1 भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे संविधान में और हमारे कानून में साफ कहा गया है कि न्याय से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। बस आपको अपनी बातों को आगे आके रखना पड़ेगा। कोई भी आपसे ₹1 भी नहीं लेगा। आप अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाइए। आप अगर जिले के बाद अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे भी बना हुआ है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बना है, वहाँ पे भी सुविधा है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रभात जी, और इन्होंने आज सभी जो महिलाओं के अधिकार हैं और जो उत्पीड़न महिलाओं के प्रति हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी साझा की है।